नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आपने देखा हम पढ़ रहे हैं अलंकार। तो अलंकारों का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं अलंकार, और अलंकार क्यों जरूरी हैं, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। और अलंकार के दो भेदों के बारे में भी जाना था कि कौन कौन से भेद होते हैं अलंकार के। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उसके बाद हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार को भी अलग अलग भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है। तो बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को। आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि नोट डाउन भी करना है। हर बार की तरह एक ही बात मैं आपको कहती हूँ कि नोट डाउन भी करना है, और आप लोग नहीं करते। जब भी यहाँ से आपसे कोई प्रश्न करो या आपके कोई देखिए, जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे। क्योंकि बिना पढ़े कैसे डाउट्स पता चल जाएंगे, बिना पढ़े कैसे पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आपको उसको घर जाकर रिवाइज करना है, जो कुछ भी आपने क्लास में लिखा है, और फिर नेक्स्ट डे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया, इसको रिपीट कर दीजिए। वैसे तो हम हर बार अपने हर सेक्शन में हर सेशन में जो भी हमने पिछला पढ़ा होता है उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जो बच्चे पिछले सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे, एक बार हम फिर से अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं, अलंकार के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है अलंकार, अलंकार क्या होता है। अलंकार जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य जो है वो सौंदर्य का उपासक होता है, यानी कि उसको वो हर उस चीज को पसंद करता है जो खूबसूरत होती है, जो सुंदर होती है, चाहे फिर वो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई, जो सुंदर होता, जो प्यारी होती है, सुंदर होती है, ऐसी चीज को मनुष्य पसंद करता है। और इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, इसी से हमें पता चला कि हमें इसमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ अलंकार, कुछ ऐसे चीजें जोड़नी चाहिए जिससे कि ये सुंदर हो सके। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार एक इंसान मनुष्य शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करता है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, कविताओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। हमारा जो यहाँ पर अगला टॉपिक था वो था अलंकारों के भेद। तो दो भेद डिस्कस किए थे, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। तो जैसे कि हमने कहा कि काव्य को हम यहाँ पर शब्दों से सजाते हैं, शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम काव्य को सजाते हैं। तो देखिए, दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि शब्द अलंकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे। अगर उन शब्दों को काव्य से हटा दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं शब्द अलंकार। और उसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि जो काव्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका जो अर्थ निकलता है, उससे काव्य में सौंदर्य आता है, काव्य में की सुंदरता बढ़ती है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, और वो पहला टॉपिक हमारा था शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमने यहाँ पर कहा कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, कोई चमत्कार आ जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और दूसरा, अगर हम उसी की जगह कोई समानार्थी शब्द रख दें तो क्या होता है कि वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, क्योंकि कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखिए, कोई चीज जो जहां पे मैच होगा वही शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो तभी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। तो इसी के आधार पर शब्द अलंकार के, क्योंकि अलग अलग तरह से शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, तो तीन इसके भेद माने गए हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर हमने
जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष को, अनुप्रास और यमक अलंकार को हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास हमने कहा दो शब्दों के मेल से बना है। अनुप्रास किससे बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, ये आप जरूर याद रखेंगे। अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, एक के बाद एक। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहां स्वर की समानता के बिना भी, भले ही शब्दों के स्वर समान ना हो, लेकिन वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिसके लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा था। क्या लिखा था एग्जाम्पल? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिखा था। तो हमने यहां पर देखा कि च वर्ण की आवृत्ति, यहां पर हमने क्या देखा कि च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। चारु चंद्र की चंचल। अब देखिए, ये आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि स्वर एक नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन में क्लियर किया है कि स्वर की समानता के बिना भी तीनों शब्द जो च से लिखे गए हैं, तीनों के स्वर अलग हैं। चारु, चंद्र, चंचल, लेकिन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे पढ़ा था वो हमारा था यमक अलंकार। यमक अलंकार को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो यमक अलंकार में हमने पढ़ा था, जहां पर देखिए अनुप्रास, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे शब्द के अर्थ को समझना है, उसके बाद आपने कोई भी चीज डिसाइड करनी है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, ठीक है। तो अनुप्रास, अब इसके लिए आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अनुप्रास यानी कि जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। अनुप्रास यानी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी तो वहां पे अनुप्रास। अब यमक में क्या होता है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, यहां पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। हर बार उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल भी आपको लिखवाया गया है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। तो कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना, ठीक है, और कनक का अर्थ है धतूरा। एक कनक जो है उसका अर्थ है स्वर्ण और एक कनक जो है उसका अर्थ है धतूरा, ठीक है। तो कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। तो अगर किसी इंसान के पास सोना और देखिए यहाँ पे कहा गया कि धन, यहाँ पे सोने से मतलब है कि धन, संपदा जो चीजें हैं। तो एक तो धन और दूसरा धतूरा यानी कि भांग, दोनों का नशा जो है, दोनों में समान मादकता होती है, दोनों का नशा जो है समान होता है। क्या होता है? एक को खा के इंसान क्या हो जाता है? बौरा जाता है, पगला जाता है, उसको वो भूल जाता है, दीन दुनिया को भूल जाता है। और दूसरे को केवल पाने मात्र से ही इंसान क्या करता है? दीन दुनिया को भूल जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क भी दिया था कि आप कुछ और एग्जाम्पल्स इसके लिखकर लेकर आएंगे, कुछ और एग्जाम्पल अनुप्रास और यमक अलंकार के। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है श्लेष अलंकार, ठीक है।
यमक और अनुप्रास हमने क्लियर कर लिए हैं, और जिन बच्चों ने पिछले सेशन में पढ़ा होगा अच्छे से तो वो होमवर्क भी करके आए होंगे, लिखकर आए होंगे। और अब हम आते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना या जुड़ा होना, ठीक है। जहां पर अब देखिए श्लेष शब्द से अर्थ समझिए, श्लेष का अर्थ होता है जुड़ना या चिपकना। तो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार कहा जाता है। देखिए शब्द यहाँ पर एक ही बार प्रयोग होगा, जैसे हमने कहा कनक कनक, 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है और दोनों का जो अर्थ है क्या है? अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे शब्द केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा? उसके अर्थ जो है एक से अधिक होंगे, उस पे एक से अधिक अर्थ जो है चिपके हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो देखिए वहां पर श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में हम इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, श्लेष अलंकार का क्या एग्जाम्पल होता है। तो देखिए कोई बच्चा अगर जिसको पहले अलंकार, क्योंकि अलंकार ऐसा टॉपिक है जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो कोई अगर श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल देना चाहता है तो वो फटाफट से दे सकता है। चलिए कोई भी बच्चा श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और इसको मैं बार बार यहाँ पर रिपीट भी करती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है कि जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे, बाढ़े अंधेरो होए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि रहीम दास जी कहते हैं कि कुल के कपूत की गति बिल्कुल एक दीपक के समान होती है। कुल का कपूत, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कुल का कपूत, यहाँ पर एक कुल दीपक की बात नहीं हो रही है, कुल का कपूत, जो एक बुरा बच्चा कभी कभी हो जाता है, जो अच्छा बच्चा नहीं बनता है, उसके लिए कहा है कुल जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि कुल के कपूत की गति बिल्कुल उस दीपक के समान होती है जिसको जलाने से, देखिए बारे उजियारे करे, उजियारो करे, तो बारे का अर्थ होता है जलना या जलाना, ठीक है, जलना या जलाना, दीपक को जलाते हैं जैसे। और बारे का अर्थ यहाँ पर है उत्पन्न होना या पैदा होना, ठीक है, उत्पन्न होना या पैदा होना। 2 अर्थ हो गए, बारे के 2 अर्थ हो गए, एक तो बारना, जलाना, ठीक है, दूसरा उत्पन्न होना या पैदा होना, और दूसरा बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए, बढ़े, तो बढ़े का अर्थ होता है बुझना, बढ़े का अर्थ होता है बुझना, और बढ़े का अर्थ होता है बड़ा होना,
तो जो कुल का कपूत होता है उसकी गति और दीपक की गति सेम बताई कि जब हम उसको बारते हैं, यानी कि जब वो जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं कि हमारे घर में कुल का दीपक पैदा हुआ है, लेकिन वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो गलत संगत में पड़ गया है, वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ऐसे ऐसे कुल को अंधेरे में डालता जाएगा, कुल का सर्वनाश होता जाएगा। तो इसी तरह से बढ़े यानी कि बुझना और बड़े यानी कि बड़ा होना, और बारे, बारे का अर्थ है जलना या पैदा होना। तो दो शब्द यहाँ पर लिए, बारे उजियारे और बाढ़े अंधेरे। तो एक शब्द पर दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक शब्द से दो अर्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको कहा गया है श्लेष अलंकार। इसीलिए इसको कहा गया है श्लेष अलंकार। तो जो हमारा शब्दा अलंकार है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि तीन भेद हमने शब्द अलंकार के बताए थे। तो कौन कौन से वो तीन भेद है? जीजीआईसी फागलपुरमा। क्या बच्चे आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है तो हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए प्लीज, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस, माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। फटाफट माइक ले लीजिए बच्चा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे स्कूल्स और भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या आप क्लास 10th के बच्चे हैं? यस मैम। तो बच्चे आप आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने क्लास अटेंड की है? पहली बार। फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं? आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं? यस मैम। तो आप लोग को पता है हमारा क्या यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलंकार। अलंकार, वेरी गुड। तो अलंकार के बारे में कोई भी बच्चा, आपके अलावा भी कोई और बच्ची, कोई और कोई भी अलंकार की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने अलंकार पढ़ा है। और बच्चे मैं कह रही हूँ कि आप पिछले सेशन से हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अभी भी मैंने अलंकार को यहाँ पे काफी रिवाइज किया। जब हमने सेशन स्टार्ट किया तो अलंकार को मैंने रिवाइज किया, परिभाषा बताई, उसके भेदों के बारे में डिस्कस किया, और अभी हम यहाँ पर अलंकार के जो शब्द अलंकार हैं उसके 3 भेदों को डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी बच्चा अलंकार से जुड़ी हुई या तो परिभाषा या भेदों को बता सकता है? तो बच्चे मैं कह रही हूँ कि अलंकार से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी बात, जैसे कि अलंकार की परिभाषा या अलंकार के भेद या शब्द अलंकार की परिभाषा या कुछ भी, कोई भी बच्ची काफी टाइम से अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना समझ में आया थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हमारे साथ, कोई भी बच्चा। चलिए आप ही बता दीजिए पहले तो। और देखिए बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डाउट होगा, मैं 10 बार आप लोगों से कहती हूँ कि अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। मैम ये समझ नहीं आया, ये दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। यस। अलंकार की 2 भेद होते हैं। परिभाषा क्या होती है बच्चे? परिभाषा नोट डाउन नहीं की थी आप लोगों ने? जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिन। यस यस, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, कोशिश कीजिए बताने की। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जहाँ एक से अधिक अर्थ निकलकर वहाँ से श्लेष अलंकार होता है। चलिए कोई नहीं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए हैंड रेज करेंगे। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे। लिख रहे हैं, जो भी यहाँ से आपको बताया जा रहा है उसको कॉपी में लिख रहे हैं। देखिए सिर्फ कुछ ही बच्चे लिख रहे हैं, सारे बच्चे नहीं लिख रहे हैं।
जो भी आपको पढ़ाया जाता है बच्चे उसको नोट डाउन कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए। जब उसको आप लिखेंगे तभी आप उसको घर पर रिवाइज कर पाएंगे, उसको घर पर पढ़ पाएंगे और तभी आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज के लिए जिस बच्चे ने लिखा है, वैसे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, अगर कोई बच्चा अभी भी नोट डाउन करना चाहता है वो लिख सकता है। आप कहेंगे कि मैम मैंने नहीं नोट डाउन किया, आप फिर से बता दीजिए, तो फिर से मैं इस तरह से आपको बता दूंगी। यही है, यही है। ठीक है, तो हर बार अपने डाउट्स रखने हैं, अपनी प्रॉब्लम रखनी है कि मैम हमने अलंकार नहीं की परिभाषा दे दीजिए। ओके, मैम अलंकार की परिभाषा नहीं लिखी है। नहीं लिखी है? नो। ये है अलंकार की परिभाषा। एक बार कोई बच्चा, एक बार इसको पढ़ेंगे आप, एक बार पढ़ के बताएंगे सभी बच्चों को क्या लिखा है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको देखकर लिखने की जरूरत है। एक बार पढ़ के बताइए सबको क्या लिखा हुआ है। यस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सुहाई कविता बनीता मित। यस, तो ये तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये परिभाषा है। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि अलंकार इसे कहते हैं, और मैंने अलंकारों के आपको अलग अलग भेद भी बताए हैं। हम अभी तक हमने शब्द अलंकार में 3 अलंकार पढ़ लिए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? अनुप्रास अलंकार में क्या एग्जाम्पल आपको दिया था? किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? अनु और प्रास 2 अलग अलग शब्दों में बांटा गया था, मैंने अनु का अलग अर्थ, प्रास का अलग अर्थ। चलिए नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। तो बच्चे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, तभी आप। यस यस यस, बोलिए। अनु का मतलब बार बार, अनु का मतलब बार बार, और प्रयास का मतलब वर्ण। प्रास, प्रास, यस। तो क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ निकला इसका? बार बार वर्ण। यस, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी यहाँ पे? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो बच्चे नोट डाउन जरूर कीजिए। जब आप नोट डाउन करेंगे तभी आप उसको पढ़ेंगे, तभी आप उसको लिखेंगे। तो इससे पहले आपने क्लास 9th में अलंकार पढ़े हैं? क्लास 9th में आपने अलंकार पढ़े हैं? नो मैम। देखिए, आपने अलंकार नहीं पढ़े, और इतना इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। आप अभी 10th में हैं, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो आपके लिए अलंकार जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, अगर आपको थोड़ी ये जो जरूरी चीजें भी अगर आपको नहीं आएंगी। तो जब आपको यहाँ पर क्लास में कुछ सिखाया जाता है, मैं केवल आपके स्कूल के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्कूल्स हमारे साथ हैं, तो सारे बच्चे बिल्कुल इसी तरह की गलतियां करते हैं। वो नोट डाउन नहीं करते हैं, ना ही उसको रिवाइज करते हैं, और वो बस टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हैं, उनको लग रहा है कि वो कोई मूवी चल रही है, उसको देख रहे हैं और बस खत्म, भूल जाएंगे। वो ना नोट डाउन करना है, ना घर जाकर रिवाइज करना है, ना कोई क्लास में मैम के साथ डिस्कशन करनी है। तो ये मैं केवल आपके स्कूल के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो सभी को मैं ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप जरूर इसको नोट डाउन करें। चलिए, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो क्लास में इस तरह से हैंड रेज करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो हैंड रेज करेंगे, उसके बाद फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा, और उसके बाद आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स हमारे सामने रख सकते हैं। ओके,
थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए तो जितने भी बच्चे कनेक्ट होते हैं, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं तो उसको अपनी कॉपी में लिखें और पढ़ें। तो अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप देखिए, एक चीज को हम 3 से 4 बार रिवाइज करते हैं, हमारे काफी सारे सेशंस केवल एक ही टॉपिक को पढ़ने में लग जाते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर शब्दा अलंकार जो टॉपिक है वो, यस, फटाफट नोट कीजिए और अगर हो जाता है तो हैंड रेस कीजिएगा। अगर नोट हो गया हो तो हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि फिर हम अगला जो पेज है उसको खोलेंगे। तो अब हमारा अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अर्था अलंकार, यानी कि जहां अर्थ के माध्यम से, देखिए अभी तक हमने कहा कि काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दा अलंकार कहते हैं, लेकिन जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं अर्था अलंकार। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिएगा साथ के साथ, जिसका भी जितना भी छूट गया है वो आप जिसने नोट डाउन किया है उसकी कॉपी से आप कॉपी कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अर्था अलंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद देखिए, इसके भी कुछ भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। और दूसरा हमारा है मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, इसके 5 भेद हमारे हैं। मानवीयकरण अलंकार, इसको हम लिखेंगे नंबर 4 पे हमारा आ जाएगा अतिशयोक्ति, और नंबर 5 पे हमारा आएगा मानवीयकरण। ठीक है, नंबर 5 पे आएगा मानवीयकरण अलंकार। सबसे पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति और 5वां है मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर केवल इन 5 अलंकारों पर डिस्कस करेंगे, केवल इन 5 अलंकारों को पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बेस क्लियर नहीं है, यानी कि आप अलंकारों को के बारे में उतना भी ज्यादा नहीं अभी तक जान पाए हैं। तो पहले हम अपना बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम शब्दा अलंकार पढ़ते हैं, शब्दा अलंकार में जब हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो अनुप्रास अलंकार के भी काफी सारे भेद होते हैं, लेकिन हमने उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी तक आप अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप अनुप्रास अलंकार के, यमक अलंकार के, श्लेष अलंकार के, तीनों के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग तरह के 2-2 एग्जाम्पल्स आप लिख कर लाएंगे। ठीक है, तीनों से जुड़े हुए आप 2-2 एग्जाम्पल्स लिख कर लाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर अर्था अलंकार को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपका पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। आपका पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। तो जहां पर देखिए उपमा, उपमा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, उपमा का क्या अर्थ होता है कि कई बार क्या होता है कि दो वस्तुओं में क्या होता है, हमें अंतर रहते हुए भी हमें पता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है, लेकिन तब भी हमें उनकी आकृति, उनके गुण में समानता दिखाई देती है। तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। वहां पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे की उपमा, ये उसके जैसा लग रहा है ना, क्योंकि हमें पता है वो दोनों अलग हैं, लेकिन हम कहते हैं ये उसके जैसा लग रहा है। हमें थोड़ी बहुत चीजें जब मैच होती हुई दिखाई देती हैं तो हम कहते हैं ये उसकी तरह लग रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर कहते हैं उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार में जो हमारा यहाँ पर है उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारा आज का समय है वो समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए हम अपने पूरे टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में शुरुआत से पढ़ेंगे, जो हमारा अर्था अलंकार है। और जो शब्दा अलंकार में आपको होमवर्क दिया है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको तीनों अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों के आपने 2-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं।
नेक्स्ट सेशन में आपसे सबसे पहले होमवर्क डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।